चलें जी, स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। सैलरी को वाइंड अप करने की पोजीशन में जो है हम वो लेके आते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे बेसिकली प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी की, कि हमें क्या मिल रहा है, सैलरी की बजाय हमें प्रॉफिट्स जो हैं वो मिल रहे हैं, वो रिसीव हो रहे हैं, हम उनकी बात करेंगे। इसमें एक चीज़ जो है वो हमने स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन कर रहे थे हमने वहाँ पे डिस्कस कर ली थी विद एग्जांपल, कि जिसमें हमने देखा था कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंटशिप एग्रीमेंट में लाने के लिए पेमेंट वगैरह की जा रही है तो डैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। हम उसको तफसील में डिस्कस करके आए थे। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं गोल्डन हैंडशेक वगैरह को, प्रोविडेंट फंड वगैरह को, और साथ में कुछ हम टर्मिनेशन बेनिफिट्स जो हैं वो भी क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस आउट कर रहे होंगे। मतलब अगर आपकी एम्प्लॉयमेंटशिप ख़त्म हो जाती है, एम्प्लॉयमेंटशिप ख़त्म होने के बाद भी कुछ बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं जिसमें पेंशन वगैरह, उसका ट्रीटमेंट जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 के ऊपर, वो है हमारा गोल्डन हैंडशेक। किसकी बात करेंगे हम? गोल्डन हैंडशेक की। इसको हम वॉलेंट्री रिटायरमेंट प्लान भी कहते हैं, या वॉलेंट्री रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो भी हम इसे क्या कह रहे होते हैं। मतलब आपको कंपनी वाले ऑफ़र देते हैं कि टाइम से पहले छोड़ जाओ, आप छोड़ जाते हैं तो आपको गोल्डन हैंडशेक वगैरह जो है वो दिया जा रहा होता है। उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने यहाँ पर देखना है। देखिए, जब भी कंपनी एम्प्लॉय को गोल्डन हैंडशेक देगी ना, तो एम्प्लॉय के पास 2 ऑप्शन हैं इसको ट्रीट करने के, गोल्डन हैंडशेक के। ऑप्शन नंबर 1 है कि वो इसको एनटीआर का पार्ट बनाए, नॉर्मल टैक्स रजीम का, उसको सैलरी में ऐड करे और एट द एंड जो रेलेवेंट स्लैब फॉल कर रहा है उसके मुताबिक क्या करे, उसके मुताबिक वो उससे टैक्स जो है वो ले रहा हो। सेकंड ऑप्शन है कि वो एनटीआर का पार्ट ना बनाए बल्कि इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट जो है वो बना रहा हो। किसका पार्ट बना रहा हो? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का। अब सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट बनाने का मतलब क्या है कि वो उसको सिर्फ टैक्स तो करेगा बट सेपरेट रेट के ऊपर टैक्स करेगा। वो जो रेट है उसे हम कहेंगे एवरेज रेट, और वो एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? हम लेंगे लास्ट 3 ईयर्स टैक्स लायबिलिटी, इसको हम डिवाइड करेंगे लास्ट 3 ईयर टैक्सेबल इनकम से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जो ये रेट आएगा हम सिर्फ इस रेट के मुताबिक क्या करेंगे, इसको चार्ज कर रहे होंगे। तो ये 2 ऑप्शंस होते हैं जिसके मुताबिक हम इसे लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, इसको देखते हैं कि जी मिस्टर बाबर आजम इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ पीसीबी कंपनी। He has provided you with the following details for the tax year 2021. His basic salary is 40,000 per month, dearness allowances 2,000 per month and house rent allowances 20,000 per month. He retired on 30th अप्रैल 2021. गोल्डन हैंडशेक पेमेंट रिसीव हुई है उसको 9.5 लाख रुपए की। उसने टाइम से पहले रिटायरमेंट ले ली बाबर आजम ने। डिटेल्स ऑफ हिज 4 टैक्स ईयर लास्ट टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी कुछ इस तरह से है। 17 की टैक्सेबल इनकम ये है, 18 की ये है, 19 की ये है, 20 की ये है। लाइबिलिटी भी उसने हमें गिवन कर दी है। अब हमने देखना है कि हम इसको किस तरह से ट्रीट कर रहे होंगे। अब देखें, गोल्डन हैंडशेक मिला है तो इसको ट्रीट करने के 2 ऑप्शन है। या तो इसको एनटीआर का पार्ट बनाए। अब एनटीआर का पार्ट बनाएगा तो सबसे पहले से क्या करनी पड़ेगी, अपनी उसको सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब जब सैलरी कैलकुलेट करेगा तो इसकी सैलरी बेसिस थी 40,000 पर मंथ। 40 इंटू 10 किया, जवाब आ गया दैट इज़ 4 लाख रुपया एक इसमें ऐड हो गया सैलरी में।
DAS अलाउंस भी जो है बीच में ऐड हो जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस भी जो है बीच में ऐड हो जाएगा, और गोल्डन हैंडशेक भी ऐड कर दिया, तो इसकी टोटल सैलरी जो है वो क्या बन रही है, 15,70,000। वो अगर इसको NTR का पार्ट बनाए, ये इनकम ऑफ सैलरी आ गई, जो रेलेवेंट स्लैब रेट होगा आपके बुक के पेज नंबर 2 पे गिवन है और आपका IK पे भी गिवन होगा। आप स्लैब में जाएंगे, रेट लगाएंगे, इस पे है कि 1.2 मिलियन तक अगर इनकम हो तो 15,000, और 1.2 मिलियन से जितनी एक्सीडिंग अमाउंट होगी उसके ऊपर 12.5% रेट लगेगा। तो आपने रेट लगाया, आपके पास टैक्स कितना आ गया, 61,250 रुपीज़ टैक्स बनता है अगर आप इसको NTR में लेके चलते हैं। पूरी की पूरी इनकम को अगर आप NTR में लेके चलते हैं, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा आपको, 61,250 रुपीज़ टैक्स जो है वो पेपर में आपको देना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन है कि आप कहते हैं नहीं, मैं इसको सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनाऊंगा, और अब सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनाएंगे तो ये है आपकी टोटल इनकम 15,70,000। इसमें से जो सेपरेट ब्लॉक की इनकम है वो लेस करवा देंगे, ये आपकी इनकम आ गई है अंडर NTR 6,20,000। स्लैब लगाया, अब 6 लाख से जो ऊपर इनकम होगी लेकिन 12 लाख से कम होगी, एक्सीडिंग अमाउंट के ऊपर लगेगा 2.5% टैक्स, तो 20,000 के ऊपर 2.5% लगाया, टैक्स आ गया कितना, 500 रुपया। अब हमने टैक्स लगाना है गोल्डन हैंडशेक के ऊपर, बट सेपरेट रेट के मुताबिक। तो सेपरेट रेट पे करेंगे तो हमें लास्ट 3 ईयर्स की टैक्स लाइबिलिटी चाहिए होगी। तो हम 21 में हैं, 20, 19, 18, ये है लास्ट 3 ईयर। इसकी हम ले लेंगे टैक्सेबल इनकम 1 मिलियन, 8 लाख, 9 लाख, और इसकी हमने टैक्स लाइबिलिटी ले ली। टैक्स लाइबिलिटी को जमा किया, 1,08,000 आया, इसको डिवाइड किया टैक्सेबल इनकम पे 27 लाख पे, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो मेरे पास रेट क्या आ गया, 4%। ये है एवरेज रेट, ये है स्पेशल रेट जो निकाला है। अब मैं 9.5 लाख के ऊपर टैक्स तो दूंगा, लेकिन इस रेट के मुताबिक 4% के मुताबिक, तो कितना आ जाएगा, ये 38,000 आ जाएगा। तो इसके मुताबिक इन दोनों को जमा किया, टैक्स कितना बना, 38,500। अब आप खुद बताएं टैक्स पेयर के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट चीज़ क्या है, NTR में इसको टेस्ट करवाना या इसको सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनाना। अब जाहिर बात है कि टैक्स जिसने पे करना है उसकी ख्वाहिश होगी कि वो कम से कम टैक्स पे करे, तो अगर वो सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनाता है तो उसको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। क्योंकि उसको टैक्स कम पे करना पड़ेगा तो उसके लिए कौन सी ऑप्शन बेस्ट होगी, सेपरेट ब्लॉक की ऑप्शन बेस्ट होगी। तो यहाँ पे रिमेंबर, सेपरेट ब्लॉक की सिर्फ और सिर्फ हमारे पूरे सिलेबस में 3 ही आइटम्स हैं। एक हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कैपिटल गेन्स में अंडर सेक्शन 37A में सिक्योरिटीज़, एक हमने पढ़ा है डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और तीसरा हमारे पास ये है गोल्डन हैंडशेक। और ये गोल्डन हैंडशेक जो है ये एट द ऑप्शन ऑफ टैक्स पेयर है, कि टैक्स पेयर फैसला करेगा कि उसको जहाँ पे टैक्स कम पे करना पड़ रहा है वो उसके मुताबिक ही क्या करेगा, टैक्स पे कर रहा होगा। अब पेपर में हमने कैसे करना है, पेपर में हमने कैसे फैसला करना है कि NTR का पार्ट बनेगा या ये सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बन रहा होगा। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन है, जिस तरह ये था 5 नंबर का या 7 नंबर का, तो इस शॉर्ट क्वेश्चन में आप उसको NTR का पार्ट भी बना के सेपरेटली शो करेंगे और आप उसको सेपरेट ब्लॉक का पार्ट भी बना के दे रहे होंगे, आप दोनों शो करेंगे। लेकिन अगर एक लॉन्ग न्यूमेरिकल आया है 15 नंबर का, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आपने पूरा सवाल पढ़ना है। अगर उसने एक लॉन्ग न्यूमेरिकल जहाँ पे मल्टीपल हेड्स ऑफ इनकम भी गिवन है और उसने आपको उस लॉन्ग न्यूमेरिकल के अंदर क्या किया है, उसने आपको एवरेज रेट गिवन कर दिया है या लास्ट ईयर की टैक्स लायबिलिटी गिवन कर दी है, तो चुप करके गोल्डन हैंडशेक को क्या करना है, आपने सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बना देना। और अगर गोल्डन हैंडशेक गिवन है और उसने आपको एवरेज रेट गिवन नहीं किया तो NTR का पार्ट बना दीजिएगा। तो ये चीज़ जो है वो हमने क्या करनी है, यहाँ पे याद रखनी है। तो डैट इज़ गोल्डन हैंडशेक या वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान। गॉट इट? उसके बाद है हमारे पास ग्रेच्युटी। उसके पास क्या है, हमारे पास ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या होती है कि जब एक एम्प्लॉय जो है अपनी टाइम अपना पूरा कर लेता है
तो जब वो जा रहा होता छोड़ के, तो हम उसको इजहार तशक्कुर के तौर के ऊपर के जी बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझे सुखी संसार मिले, हम उसे कुछ रकम देके भेज रहे होते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? ग्रेचुटी कहलाती है। अब आपने ये तवीज़ सामने टेबल आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, सिर्फ वो याद रखना है। देखिए, एक ग्रेचुटी वो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलेगी, वो टोटली एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। वो क्या है? एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होगा। फिर एक है हमारे पास ग्रेचुटी फ़ंड। ग्रेचुटी फ़ंड कमिश्नर से हम अप्रूव करवाते हैं। अगर आपको फ़ंड में से एम्प्लॉय को जब वो छोड़ के जा रहा है ग्रेचुटी दी जा रही है, तो वो भी क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा, उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का टैक्स जो है चार्ज नहीं होगा। फिर एक है ग्रेचुटी स्कीम। स्कीम अप्रूव करता है बोर्ड। अब स्कीम जो है वो दो तरह की है, एक है अप्रूव्ड स्कीम, एक है अनअप्रूव्ड स्कीम। अगर ग्रेचुटी स्कीम के तहत दी जा रही है और वो अप्रूव स्कीम के तहत है, तो रिमेंबर 3 लाख तक की अमाउंट जो है वो क्या होगी? एग्जाम्प्ट होगी। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसको ग्रेचुटी मिली है जी 15 लाख रुपया, और डैट इज़ गिवन फ्रॉम अप्रूव स्कीम। अब इसको स्कीम को अप्रूव करने का प्रोसीजर होता है कि आपको ट्रस्ट डीड लिखनी पड़ती है बैंकों में, बड़ा एक लंबा प्रोसीजर होता है। अब अप्रूव स्कीम के तहत मिली है, तो इसमें से हम क्या करेंगे? हम इसमें से 3 लाख रुपया जो है वो एग्जाम्प्ट करवा देंगे। रिमेनिंग कितना बचेगा? 1.2 मिलियन। ये 1.2 मिलियन जो है वो क्या हो जाएगा? इसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। डैट विल बी अ पार्ट ऑफ हिज इनकम। हम इसको इस तरह से लेकर चल रहे होंगे। गॉट इट? और अगर उसको अनअप्रूव ग्रेचुटी मिली है, अनअप्रूव ग्रेचुटी भी स्कीम से है कि आप ग्रेचुटी दे तो रहे हैं बट वो अप्रूव नहीं थी। आप दे रहे हैं, अप्रूव नहीं थी, मतलब आपने ग्रेचुटी दे दी अपने एम्प्लॉय को, वो छोड़ के चला गया और वो अप्रूव नहीं थी, 15 लाख की ग्रेचुटी दी है आपको। अगर अनअप्रूव ग्रेचुटी है तो इसको टैक्स करने का फॉर्मूला होगा। वो फॉर्मूला क्या होता है कि जो आपको अमाउंट रिसीव होती है उसमें से हम लेस करवाते हैं ₹75,000 और 50% ऑफ अमाउंट रिसीव, कि जो अमाउंट दी गई है इसका 50%। अब यहाँ पे कितनी अमाउंट दी गई है? 15 लाख। 15 लाख का 50% कितना बनेगा? 7.5 लाख। अब लोअर क्या है? 75,000, तो हम इसमें से 75,000 लेस करवाएंगे। रिमेनिंग कितना बचा? 1,425,000 डैट विल बी अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। ये हम उसकी सैलरी में ऐड कर देंगे। तो अगर अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी मिलेगी तो उसको टैक्स करने का असूल क्या होगा कि ₹75,000 और 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव विच एवर इज़ लोअर, वो हम क्या करेंगे? वो हम यहाँ पर लेस करवा रहे होंगे। गॉट इट? अच्छा जी, फिर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिन कंडीशन में ये वाली एक्सेप्शंस जो हैं वो वैलिड नहीं रहती। ये जो एग्जाम्पशन लिमिट है, ये एग्जाम्पशन जो है वो कुछ कंडीशन में वैलिड नहीं रहेंगी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होगा कि हमें अगर ग्रेचुटी मिली है 15 लाख रुपया, तो ये 15 लाख की ग्रेचुटी क्या हो जाएगी? टैक्स एबल हो जाएगी। ये हम सारी सैलरी में ऐड करके इस पर टैक्स पे कर देंगे। ये लिमिट जो है वो हम इसमें से लेस नहीं करवाएंगे। अब वो कंडीशंस क्या हैं? ये 4 कंडीशंस हैं, ये आपको स्ट्रेटेजिकली याद रखनी है कि अगर आपने ग्रेचुटी की पेमेंट की है और वो ग्रेचुटी की पेमेंट आपने अगर पाकिस्तान में नहीं की, पाकिस्तान से बाहर पेमेंट कर दी है, टोटली टैक्सेबल है। ग्रेचुटी अनअप्रूव थी और पेमेंट जो है वो आपने पाकिस्तान से बाहर कर दी है, तो वो क्या हो जाएगी? वो टोटली टैक्सेबल हो जाएगी। या आपने ऐसे ऐसे डायरेक्टर को पेमेंट की है हु इज़ नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पेमेंट कर दे, ग्रेचुटी की टोटल टैक्सेबल हो जाएगी। अगर नॉन रेजिडेंट को ग्रेचुटी की पेमेंट की जा रही है तब भी वो टोटल टैक्सेबल होगी। या अगर एक बंदे को एक से ज़ायद ग्रेचुटी मिल गई है तो वो भी क्या हो जाएगी? टोटली टैक्सेबल हो जाएगी। तो इन 4 सिनेरियोज में
ये जो एग्जाम्पशन लिमिट है ये होल्ड नहीं होती। ये जो 4 सिनेरियोज हैं हमारे पास, इन 4 सिनेरियोज में ये एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो होल्ड नहीं होती। जितनी अमाउंट मिलेगी वो क्या हो जाएगी, टोटली टैक्सेबल हो जाएगी। हम इसमें से ये चीज़ लेस नहीं करवा रहे होंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद है पेंशन। एनविटी या क्यूमुलेटिव पेंशन, सारा कुछ इसमें आता है। देखें जी, पेंशन का नॉर्मल रूल क्या है, चाहे सरकारी मुलाजमिन हो, चाहे गैर सरकारी मुलाजमिन हो, चाहे वो वाले मुलाजमिन हो जिनका नाम लेते पर चलते हैं। नॉर्मल रूल इसका ये है कि पेंशन जब भी मिलेगी वो एग्जेम्प्ट होगी, उसके ऊपर कभी भी हम टैक्स वगैरह चार्ज नहीं कर सकते। पेंशन जो है उसका नॉर्मल रूल क्या है कि पेंशन क्या होती है हमारी, एग्जेम्प्ट होती है। अब इस रूल की एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसे सिर्फ 2 सिनेरियोज होंगे। हमारे पास क्या होंगे, इस तरह के 2 सिनेरियोज होंगे जिसमें पेंशन मिल रही है, पेंशन टैक्सेबल हो जाएगी, इनकम में ऐड हो जाएगी, उसमें से हम कोई चीज़ लेस नहीं करवाएंगे। वो क्या है? सिनेरियो नंबर 1 कि अगर आप जो पेंशन रिसीव कर रहे हैं आप री एम्प्लॉयड हो जाएं, वापस नौकरी इख्तियार कर लें उसी एम्प्लॉयर के पास या उसके किसी एसोसिएट के पास। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप काम कर रहे थे इत्तेफाक स्टील मिल में, आप रिटायर हुए, आपकी पेंशन लग गई और बाद में वापस आपको नौकरी मिल गई इत्तेफाक ऑयल मिल में। दोनों कंपनियां एक ही बंदे की हैं, उसका एसोसिएट है। अब आपको यहाँ से पेंशन मिल रही है, वापस आपने नया ग्रुप ज्वाइन कर लिया, यहाँ पर सैलरी मिल रही है। अब जो आपको पेंशन मिल रही होगी वो एग्जेम्प्ट नहीं रहेगी, बल्कि वो किसका पार्ट बन जाएगी, आपकी सैलरी का पार्ट जो है वो बन जाएगी। गॉट इट? नंबर 2, इफ रिसीव्ड मोर देन 1 पेंशन, अगर आपको एक से ज़ायद पेंशन मिलना शुरू हो गई है, अगर आपको एक से ज़्यादा पेंशन मिल रही है, देन रिमेंबर जो हायर वन होगी वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट, और जो लोअर वन होगी वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। डन? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पहले काम करते थे इत्तेफाक में, आप रिटायर हो गए, रिटायरमेंट होने के बाद आपकी पेंशन लग गई, वो कितनी है जी, 55,000 रुपया पर मंथ आपको पेंशन मिल रही थी। रिटायरमेंट हो गए और बाद में आप रिटायरमेंट होने के बाद आपने एमसीबी बैंक ज्वाइन कर लिया। एमसीबी बैंक में भी आपने नौकरी की 1-2 साल, फिर वहाँ से भी आप क्या हो गए, रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद आपको वहाँ से ही पेंशन लग गई और वो पेंशन मिलना शुरू हो गई आपको 30,000 पर मंथ। अब आपको 2 पेंशनें मिल रही हैं, आपको अब 2 पेंशनें मिल रही हैं। तो रिमेंबर इस केस में हायर कौन सी है, ये वाली, ये क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लोअर कौन सी है, ये वाली, ये क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी।
आप इसको अपनी सैलरी में पार्ट बना के आप इसके ऊपर टैक्स जो है वो पे कर रहे होंगे। गॉट इट। और अब है हमारे पास इन सबस की बड़ी वाली एक्सेप्शन, अब्बू एक्सेप्शन। वो क्या है कि अगर इंडिविजुअल की एज जो है ग्रेटर देन 60 ईयर्स है, अगर एक इंडिविजुअल है उसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो रिमेंबर पेंशन इज़ ऑलवेज एक्सेप्ट। मतलब फिर दो पेंशनें मिल रही हैं, रीएम्प्लॉयमेंट हो रही है, वट एवर जो भी सीन है, पेंशन क्या होगी, हमेशा एग्जेम्प्ट होगी। तो ये चीज़ है पेंशन की। तो पेंशन का नॉर्मल रूल क्या है, एग्जेम्प्ट। क्या पेंशन कभी टैक्सेबल हो सकती है, द आंसर इज यस। कब, अगर आप री एम्प्लॉयड हो जाएं उसी बंदे के पास या उसके एसोसिएट के पास, फिर जो पेंशन मिल रही होगी दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। और अगर आपको एक से ज़ायद पेंशन मिल रही हो तो हायर पेंशन क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और लोअर पेंशन जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है तो पेंशन क्या होगी, हमेशा एग्जेम्प्ट कंसीडर हो रही होगी। इज दैट क्लियर? उसके बाद है हमारे पास तीसरा, दैट इज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है इसको समझ लें, बाद में इसका हम रूल जो है वो देखते हैं कि व्हाट इज़ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड भी बेसिकली एम्प्लॉयज़ के लिए सेट किया जाता है, उनका रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए या उनके बेनिफिट्स वगैरह के लिए हम इसको क्या कर रहे होते हैं, हम उसको सेट कर रहे होते हैं। अब इसको समझने का क्या आसान सा असूल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझे रही एक डब्बा है, ये एक डब्बा है, इस डब्बे में ना 3 तरह के लोग पैसे डाल रहे हैं। एक कमेटी है, इस कमेटी में 3 तरह के लोग जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हर साल या हर महीने कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एक इसमें कुछ पैसे डाल रहा है एम्प्लॉयर। कौन डाल रहा है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर हर महीने कुछ ना कुछ रकम इस डब्बे में जो है वो डाल देता है कि जी ये है डब्बा आपका। दूसरा, इसमें कुछ रकम डाल रहा है एम्प्लॉय, मुलाजिम। वो भी क्या करता है, इस डब्बे में कुछ ना कुछ रकम डालता है। ये डब्बा जिसके पास रखवाया हुआ है उसका नाम है बैंक। आपको पता है बैंक के पास अगर अकाउंट खुलवाया हो और अगर सेविंग नेचर का अकाउंट हो तो बैंक भी क्या देता है, इसमें कंट्रीब्यूशन करता है। और बैंक इसमें क्या चीज़ डाल रहा है, इंटरेस्ट डाल रहा है। तो ये एक बॉक्स है जहाँ पे 3 पार्टीज जो है कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। एक एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है, और एम्प्लॉय जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। और बेसिकली जो ये डब्बा है दैट इज सेट फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। हमने किसके लिए रखा हुआ है, एम्प्लॉय के लिए रखा है कि कल को अगर एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो हम उसको इसमें से पेमेंट दे देंगे। अब ये डब्बा जो है ये 2 तरह का हो सकता है। ये जो हमने डब्बा बनाया है ये डब्बा हमारे पास 2 तरह का हो सकता है। एक इसे हम कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, एक दूसरा होगा हमारे पास अन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। 2 तरह का हमारे पास होगा। अब इस प्रोविडेंट फंड का ना बेनिफिट्स तो हैं, एम्प्लॉयर भी इसमें पैसे डाल रहा है, बैंक भी इस पर इंटरेस्ट दे रहा है, और सारा कुछ एम्प्लॉय को मिलना है, तो बेनिफिट्स तो हैं।
हमने क्या करने हैं, हमने इसके बेनिफिट्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। जो बेनिफिट्स होगा वो हमने इसके कैलकुलेट करने हैं। अब ये बेनिफिट्स कैसे होंगे, उसको कैलकुलेट करने का असूल क्या है, आप बुक पे जाएंगे और बुक आप सबके पास होनी चाहिए, बिकॉज इस बुक में अगर आप देखें तो हर एक लॉ, हर एक प्रोविज़न के साथ जो है एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, ताकि आप एक एक लाइन पढ़ें और आपको समझ आ जाए। तो प्रोविडेंट फंड हमारे पास हैं दो तरह के, एक है मेरे पास रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, दूसरा है मेरे पास अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। पहले हम बात करते हैं सबसे आसान वाले की, वो है हमारे पास अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सबसे आसान है। इसमें बात हो रही है एनुअल कंट्रीब्यूशन की, कि जो जो पैसे कंट्रीब्यूट किए जा रहे हैं हम हर साल के एंड पे देख रहे हैं उसका बेनिफिट। देखें, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, प्रोविडेंट फंड कौन सा है, अनरिकॉग्नाइज्ड, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इंटरेस्ट आया, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशंस का कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट हम नहीं ले रहे होते। ये कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो क्या हो जाती हैं, हमारी इग्नोर हो जाती हैं। हम ट्रीटमेंट कब लेंगे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में से, जब हम अमाउंट विड्रॉ करेंगे, जब हमें इसमें से अमाउंट मिल जाएगी उस वक्त हम क्या करेंगे, बेनिफिट निकालेंगे। वो बेनिफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि जो मुझे अमाउंट मिली है, जो मैंने अमाउंट विड्रॉ की है, जो मैंने पैसे निकाले हैं, वो उसमें से लेस करवाया जाएगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इस प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय भी पैसे दे रहा है, एम्प्लॉयर भी, इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो जो टोटल अमाउंट उसने निकलवाई है उसमें से जो एम्प्लॉय की अपनी कंट्रीब्यूशन थी वो लेस करवा देगा, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी, ये सारा बेनिफिट है। बेसिकली ये क्या है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट, ये बेनिफिट है। और ये किस में ऐड होगा, ये सैलरी में ऐड होगा। और ये कब हम कर रहे हैं, जब वो अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है। ये हम कब कैलकुलेट कर रहे हैं, जब ये अमाउंट को विड्रॉ किया जा रहा है। तो रिमेंबर, अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो कंट्रीब्यूशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन जब हम इसमें से विड्रॉ करवा रहे होते हैं, हम एट अ टाइम ऑफ विड्रॉल क्या ले रहे होते हैं, ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? और ये जो अमाउंट हम निकालते हैं, ये वाली, जिस तरह हम गोल्डन हैंडशेक को ट्रीट करते हैं, सेम उसी वे में हम इसको ट्रीट कर रहे होते हैं। ये क्लियर है? और 10 दिया करो उसके बाद है हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिसे यू कैन सेड अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड। इसमें रिमेंबर, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इग्नोर। तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अच्छा, अगर मेरे पास प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड है, उसमें से अगर अमाउंट विड्रॉ कर ली जाए, उसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई चीज़ सैलरी में ऐड नहीं होती। गॉट इट? इसमें ट्रीटमेंट लेते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का और इंटरेस्ट का। अब एम्प्लॉयर, मालिक, जिसने हर साल अमाउंट कंट्रीब्यूट की, वो अमाउंट कंट्रीब्यूट की होगी, वो इसमें से लेस करेंगे ₹150,000 और
10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। जो इनमें से लोअर अमाउंट होगी वो हम इसमें से लेस करवा देंगे। अगर जवाब पॉजिटिव आया तो ये बेनिफिट होगा, ये हम सैलरी में ऐड कर देंगे। और अगर इंटरेस्ट की बात करें तो जो बैंक हर साल इंटरेस्ट देगा वो इसमें से लेस करेंगे 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस और 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। व्हाट इज एक्यूमुलेटेड बैलेंस? एक्यूमुलेटेड बैलेंस का मतलब है कि जो मेरे पास प्रोविडेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस होगा उसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड बैलेंस। इसका हम लेंगे 16%। जो इन दोनों में हायर अमाउंट होगी वो हम इस इंटरेस्ट में से लेस करवा देंगे। अगर जवाब पॉजिटिव आया तो हम इसे क्या कर देंगे, सैलरी में ऐड कर रहे होंगे। तो रिमेंबर, प्रोविडेंट फंड अगर रिकॉग्नाइज्ड है तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट होगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और विड्रॉल का ट्रीटमेंट नहीं होगा। और अगर अनरिकॉग्नाइज्ड है तो किसी चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है। जब अमाउंट निकलवाएंगे तब हम क्या करेंगे, हम उसका ट्रीटमेंट ले रहे होंगे। इज दैट क्लियर? और ये जो इंटरेस्ट की बात हो रही है ये हम पढ़ के आए थे लोन में। अगर लोन में जो हमने बात की थी कि एम्प्लॉय कहता है कि सर ये प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट जो मुझे दे रहे हैं आप, ये मुझे ना दें, मुझे नहीं चाहिए, इसके बदले में मुझे लोन दे दें, तो वो लोन सारे का सारा एग्जाम था। जो हमने वहाँ पे लोन में प्रोविजन पड़ी थी वो यहाँ पे क्या कर रही है, वैलिड हो रही है। गॉट इट? ये क्लियर है आप लोगों को? तो सर ये सारी कहानी है हमारी बेनोवलेंट फ़ंड की। ये तावीज़ जो है ये आपने याद करना है। इस तावीज़ को सुबह दोपहर शाम, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद आपने मशरिक़ की तरफ मुंह करके देखना है और फिर इसको इस्तेमाल करना है, पानी में घोल के पीना है ताकि आपको जल्दी इसका असर हो जाए। उसके बाद है जी हमारे पास बेनोवलेंट फ़ंड। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बेनोवलेंट फ़ंड हमेशा एग्जाम्प्ट होता है। उसके बाद है कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स या वो ऐसे बेनिफिट्स जिसके ऊपर हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बहुत थोड़ी सी होती है। हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बड़ी नेग्लिजिबल सी इनकर हो रही होती है, उसको हमने क्या करना है यहाँ पर देखना है। अब इसमें 3 चीज़ें हैं जो हाईलाइटेड हैं, ये सिर्फ इन 3 के लिए स्पेसिफिकली है, इनके अलावा नहीं है। वो 3 चीज़ें क्या हैं कि अगर ये बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं अपने एम्प्लॉयर से तो ये बेनिफिट्स जो हैं एग्जेम्प्ट होंगे, इसका सैलरी में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये पर्टिकुलरली सिर्फ इन 3 की बात हो रही है, इन 3 के अलावा कोई चौथा नहीं होगा। इन 3 के अलावा कोई चौथे की बात हम नहीं कर रहे। अब वो क्या है कि अगर आपका एम्प्लॉयर जिसके पास आप काम कर रहे हैं वो कोई होटल है या वो कोई रेस्टोरेंट है और वो अपने एम्प्लॉय को ड्यूटी आवर्स में खाना खिला दे, फ्री में या सब्सिडाइज खाना खिला दे, बेनिफिट तो है, ये एग्जेम्प्ट है। आप काम कर रहे हैं एक बिरयानी की शॉप पे, उसने पूरी देग बना के बेचनी है, अगर उसने अपने एम्प्लॉय को एक प्लेट या एक डब्बा बिरयानी खिला दी है तो उस एक डब्बे के ऊपर उसकी क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट बहुत ज़्यादा आई होगी? बताएं ज़रा, नहीं आई होगी। अब वो फ्री में बिरयानी खिला रहा है, वो बेनिफिट तो है, लेकिन चूंकि वही बंदा है, आप उसी के पास काम कर रहे हैं, उसको ये फ्री में बिरयानी खिलाने की कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर नहीं होगी, तो इसलिए ये बेनिफिट है और ये क्या होगा, आपका एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं एक कंपनी में जहां पे बनते हैं ट्रैक्टर
और ट्रैक्टर वाली कंपनी है वो आपको अगर फ्री में बिरयानी खिला देगी, दैट विल बी अ बेनिफिट, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ सैलरी। क्यों? उसको उस बिरयानी के ऊपर कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो अगर आपका एम्प्लॉयर होटल है या आपका एम्प्लॉयर रेस्टोरेंट है, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं और ड्यूरिंग ड्यूटी और अगर आपको फ्री में खाना खिला दिया जाए तो वो एग्जेम्प्ट होता है, वो बेनिफिट तो है बट वो सैलरी में ऐड नहीं होगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद है कि अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, किसमें? किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। आपका एम्प्लॉयर कौन है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और वो आपके बच्चों को फ्री में पढ़ा देता है या सब्सिडाइज्ड फी में पढ़ा देता है, बेनिफिट तो है बट उसके लिए कोई कॉस्ट इनकर नहीं हुई। एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं और टीचर का बच्चा आके बैठ जाए 51th, तो उस 51th बच्चे के ऊपर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या उस स्कूल की इनकर हुई है उस एक बच्चे के ऊपर? अगर वो ना भी हो तब भी सैलरी उसने इतनी पे करनी है, तब भी एसी का बिल इतना ही आना है, तब भी सारे खर्चे उतने ही होने हैं। अगर वो हो भी जाए तो उस एक बच्चे के ऊपर क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनकर हुई होगी? बताएं ज़रा। नहीं हुई होगी। ये भी बेनिफिट है बट ये एग्जाम्प्ट है। लेकिन आप काम कर रहे हैं एक कंपनी पे जहां पे बनते हैं फर्टिलाइजर्स और वो आपके बच्चे को फ्री में पढ़ा देते हैं, दिस इज द बेनिफिट, ये सैलरी में ऐड होगा। तो यहां पे एम्प्लॉयर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका एम्प्लॉयर कौन है। अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वो अगर आपके बच्चे को फ्री में पढ़ा भी दे तो ये क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा। और अगर आप काम कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक पे और आप बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मुंह में डालता थर्मामीटर चेक करता है, दवाई लिख देता है, या आपका कट लग गया उसे सी दिया, तो आपका इलाज करने पे उस डॉक्टर के ऊपर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आई। उसने रोज़ के 100 मरीज देख रहे हैं, अगर 101 में आपको देख उससे कोई खर्चा नहीं पड़ना। तो ये भी बेनिफिट है बट ये भी क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा। रिमेंबर ये वो तीन बेनिफिट्स हैं जो दिखने में तो बेनिफिट्स हैं बट ये क्या है? एग्जेम्प्ट है, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया जाएगा। कंडीशन क्या है कि ये आपके एम्प्लॉयर है, आपका एम्प्लॉयर रेस्टोरेंट है, आपका एम्प्लॉयर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, आपका एम्प्लॉयर हॉस्पिटल है, फिर ये बेनिफिट्स जो हैं वो क्या होंगे? एग्जाम्प्ट होंगे। या कुछ सर्टन ऐसे बेनिफिट्स हैं जो बोर्ड नोटिफाई की, जैसे आपको दफ्तरी औकात में अगर चाय पिला दी जाती है, चाय पिलाना इज अ बेनिफिट बट दैट बेनिफिट इज एग्जाम्प्ट, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। इज दैट क्लियर? ये पेपर में आया भी हुआ है, ऑटम 2000 स्प्रिंग 2023 की अटेम्प्ट में सवाल है मिस्टर चेंग वाला, उसमें उसने ये पूछा हुआ है। तो रिमेंबर ये आए पेपर में आएगा, इसको याद करना बड़ा आसान है। पहले आप उसमें खाना खाएंगे, फिर आप बीमार पड़ जाएंगे, फिर आपका फ्री में इलाज करवाया जाएगा, फिर आपको फ्री में तालीम दी जाएगी कि एंड पे लाइनों में लग के फ्री की बिरयानियाँ, लाइनों में लग के फ्री के पिज़्ज़े और नान आप लोगों ने नहीं खाने। इज दैट क्लियर? जैसे एग्जाम्पल है, मिस्टर वसीम इज टीचिंग इन SBI कॉलेज, इस बेसिक सैलरी इज़ 40,000 पर मंथ, DNS अलाउंस इज़ 2,000 पर मंथ, हाउस रेंट अलाउंस इज़ 6,000 पर मंथ, हिज चाइल्ड इज़ आल्सो गेटिंग एजुकेशन इन द सेम स्कूल कॉलेज चार्ज अ कंसेशनल फ़ी ऑफ 40,000 पर एनम अगेंस्ट द मार्केट चार्ज ऑफ 65,000। अब ये बेनिफिट तो है बट दैट बेनिफिट इज एग्जाम्प्ट, दिस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी इनकम। गॉट इट? उसके बाद है लीव इनकैशमेंट। देखें, लीव इनकैशमेंट टोटल टैक्सेबल है, अगर सरकारी मुलाजमीन की है तो एग्जाम्प्ट है। वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फ़ंड जो है वो हमारा हमेशा एग्जाम्प्ट होता है। उसके बाद फॉरेन सोर्स सैलरी है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की, ये हम लोग पढ़ के आ चुके हुए हैं। चैप्टर 1 हमने पढ़ा था, वहाँ पे हमने देखा था एक्सेप्शन कि जिसमें आपके पास फॉरेन इनकम भी है, आप रेजिडेंट भी हैं बट फॉरेन इनकम एग्जाम्प्ट है। तो वहाँ पे हमने ये फॉरेन सोर्स सैलरी बड़ी तफसील में पढ़ी हुई थी। आप बस जल्दी से रीड कर लें, बताएं कि आपको समझ आती है इसकी, एंड अलॉन्ग विद एग्जाम्पल।
जी जनाब, क्लियर है। उसके बाद एक सवाल छोटा सा है, बुक में लिखा हुआ है, कहता है जी, बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द टैक्स implication taxable income under the appropriate head in respect of each of the following independent situations। कि ये कुछ independent situations हैं, आपने इसमें बताना है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कहता है जी, एज अ पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन पैकेज अ कंपनी प्रोवाइड्स फॉर रीइम्बर्समेंट ऑफ टेलीफोन कॉस्ट ऑन एक्चुअल बेसिस टू एम्प्लॉयज़, कि भाई जितना तुम खर्चा करोगे फ़ोन का हम तुम्हें वापस कर देंगे। अगर ये पर्सनल बेनिफिट के लिए है मोबाइल फ़ोन का खर्चा, डैट विल बी अ पार्ट ऑफ सैलरी। अगर ये ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए था तो ये सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। फिर एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय इन रिलेशन टू ट्रैवलिंग एंड डेली अलाउंसेज लेस देन द अमाउंट अलाउंसेज रिसीव बाय एम्प्लॉयर। हम ये क्लियरली पढ़ के आ चुके हुए हैं कि अलाउंसेज में से कभी भी एक्सपेंसेस लेस नहीं होते। या तो अलाउंस टोटली टैक्सेबल है या अलाउंस क्या है, टोटली एग्जेम्प्ट है। अगर ये उसको अलाउंस मिला है ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए TADA, अगर ये वन ऑफ टाइप है एग्जेम्प्ट है। अगर ये इन फिक्स परसेंटेज मिल रहा है तो ये क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है जी मिस्टर हामिद, अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान was working with Z Private Limited for the last 15 years when he opted for early retirement on 31 अक्टूबर 2023. He was due rupees 5 million as a gratuity under the gratuity scheme of Z Private Limited. The scheme was not approved by the FBR. Due to cash constraint, the gratuity though due to Hamid Limited was not paid to Hamid, उसको नहीं पे की गई। 30 अप्रैल को एट द रिक्वेस्ट ऑफ जी प्राइवेट लिमिटेड, की प्राइवेट लिमिटेड एंड एसोसिएटेड कंपनी ऑफ जी प्राइवेट लिमिटेड ट्रांसफर्ड द इक्वल अमाउंट ऑफ रुपीज़ 5 million in US dollars into Hamid's US dollar account in UAE in lieu of gratuity from Z Private Limited। हमने ये भी पढ़ा है अभी अभी कि अगर आपको कोई अनअप्रूव ग्रेचुटी मिलती है और वो पाकिस्तान से बाहर मिल जाए ना, तो डैट विल बी टोटली टैक्सेबल। ये सारे की सारी क्या होगी, उसकी इनकम का पार्ट बन जाएगी। उसके बाद है जी, अ कंपनी हैज़ टेकन हेल्थ इंश्योरेंस कवर फॉर इट्स एम्प्लॉयज़। द इंश्योरेंस कंपनी रीइम्बर्सेस एम्प्लॉयज़ फॉर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मेडिकल सर्विसेज फॉर देमसेल्फ एंड देयर डिपेंडेंट्स। हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो इंश्योरेंस सर्विसेज वगैरह होती हैं डैट विल बी ऑफर्ड अंडर एम्प्लॉयमेंटशिप कॉन्ट्रैक्ट, और ये फैसिलिटी है ये क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके बाद है पॉइंट नंबर 5, ABC लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड अ स्कॉलरशिप टू वन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ फॉर हायर स्टडीज़ अब्रॉड। तो एजुकेशनल बेनिफिट है, टैक्सेबल है, सैलरी का ऐड बन जाए, सैलरी का पार्ट बनेगा। पॉइंट नंबर 6, मिस्टर ए हैज़ लीज द कार। मिस्टर ए ने गाड़ी जो है लीज़ पे ली है, इसके वो खुद लीज़ रेंटल पे कर रहा है अपनी जेब से। ही यूज़ द कार फॉर बिजनेस पर्पज़, और वही कार बिजनेस में इस्तेमाल, अपनी गाड़ी बिजनेस में लगा रहा है। What will be the treatment of lease rental paid and expenditure incurred in the vehicle running and maintenance? बताएं जी क्या ट्रीटमेंट होगा इसका। तो जो रेंटल्स पे हो रहे हैं ये खुद पे कर रहे हैं ना, ये तो इसको एम्प्लॉय नहीं दिए हुए, तो ये क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, इसका कोई ट्रीटमेंट हम नहीं लेंगे। उसके बाद है, अ पार्टनर इन अ फर्म इज़ एंटाइटल्ड टू अ फिक्स रेम्यूनरेशन ईच मंथ। उसको एक फिक्स रेम्यूनरेशन मिल रही है। वुड दिस कंस्टिट्यूट सैलरी इनकम? हाँ जी, हम पढ़ के आ गए हैं, अगर आपको कोई रेम्यूनरेशन वगैरह मिल रही होती है डैट विल बी अ पार्ट ऑफ सैलरी। पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 काट दें, जो इसको बुक में भी क्रॉस कर दीजिएगा, ये आपने नहीं करने। पॉइंट नंबर 10 जो है, मिस्टर सरमद हैज़ परचेज अ जनरेटर अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1 million। उसने जनरेटर लिया है 10 लाख का फ्रॉम एन इंटरेस्ट फ्री लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर, और उसने वो लोन अपने एम्प्लॉयर से लिया था, और उसने जनरेटर ये 2.5 लाख रुपये रेंट पे दे दिए, और एक्सपेंस कितना हुआ है 25,000 रुपया ट्रांसपोर्ट वगैरह पे, ठीक है। अब इसने लोन लिया था 1 million का, हम पढ़ के आ चुके हैं 1 million तक का लोन तो एग्जाम्प्ट होता है। अगर ये लोन एग्जाम्प्ट है इसका मतलब सैलरी में तो कोई रकम किसी किस्म की ऐड नहीं होगी। अब इसने जनरेटर दिया है किराए के ऊपर, ये कितना है 2.5 लाख रुपए का है, इसका ख़र्चा आया है 25,000 रुपया, वो लेस करेंगे 2,25,000 जो है डैट विल बी अ पार्ट ऑफ हिज इनकम। उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
ठीक है, गॉट इट। चैप्टर ख़त्म कर दूं आधा घंटा लगा के, और 2 कंसेप्ट रह गए हैं। क्यों, मुझे चैप्टर ख़त्म कर दें, बताएं ज़रा। चलें फिर कल ही ख़त्म करते हैं। आप एक काम करें, बुक पे जाएं, बुक पे ये क्यूआर कोड लगा होगा, आपने इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और इस पर एक वीडियो प्ले होगी टैक्स फ्री सैलरी की, जिसमें इक्वेशन मेथड इस्तेमाल हुआ है। उस पर रेट्स ओल्ड लगे हुए हैं, आपने रेट्स पे फोकस नहीं करना। आपने सिंपल क्या करना है, आपने न्यू रेट्स के मुताबिक देखना है। आपने सिंपल इस मेथड को देखना है कि किस तरह से हम उसको लेके चल रहे होते हैं। तो ज़रा ये आप लोग कल देख के आएँ टैक्स फ्री सैलरी की वीडियो। हम इसको कल रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं। कल फिर हम इस चैप्टर को वाइंड अप विद पास्ट पेपर्स करेंगे और फिर कल हमारा सैलरी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है भैया बुक परचेज़ कर लें। जब हम सॉफ्ट में बुक देते हैं आप लोग कहते हैं नहीं हमें हार्ड बाउंड चाहिए, जब हार्ड बाउंड लेते हैं आप कहते हैं सॉफ्ट में बुक चाहिए, तो हम क्या करें बताएं। आवाम तो है ही ऐसी, कभी किसी से सेटिस्फाई होती नहीं है। अब थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ी हैं मेरे ख्याल से, अभी वो अगर एक्सप्रेस बैच में ख़त्म हो गई तो फिर आप लोग बैठे रहिएगा बुक से। मैंने ये चैप्टर पूरा बुक से करवाया है और आप लोगों ने अगर देखा हो तो हमने हर एक चीज़ की एग्जाम्पल लिखी हुई है। आप इसको एक दफ़ा बुक से चैप्टर को पढ़ के देखें, आपका चैप्टर फिंगर टिप्स पे हो जाएगा और चैप्टर के फ़ौरन एंड पे आपको इसकी समरी शीट और सारा कुछ भी मिल रहा होगा। तो इससे आसान बुक नहीं हो सकती। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है टैक्स, या अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, अगर आप बुक का कंपैरिजन करें तो इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक टैक्स में कोई नहीं मिलने वाली है।
हर एक लाइन, हर एक प्रोविज़न के साथ एग्जाम्पल्स गिवन है, आप बस पढ़ते जाएं, लिखते जाएं। इवन आपको चाहिए, जब मैं लिखवा रहा होता हूँ, आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए और आप उसको बुक के ऊपर उस जगह पे लिखते जाया करें, ताकि आपके नोट्स जो हैं वो रजिस्टर पे ना बने, वो उस बुक के ऊपर बने, और जब आप रिवाइज़ करने बैठें और बुक से ही रिवाइज़ हो जाए आपका। ये हैबिट होनी चाहिए आप लोगों की। अभी भी किसी ने बुक वगैरह लेनी है, मौसम से बात कर लें, बुक ले लें। और मैंने आपको कहा था कि वो जो हमने एक्सप्रेस बैच की अनाउंसमेंट की है, आप लोग भी ज़रा शेयर वगैरह कर दिया करें। आप लोग तो फुल टाइम वेले बैठे रहते हैं, रील्स शेयर कर रहे होते हैं, कभी अच्छी चीज़ भी शेयर कर दिया करें ताकि लोगों का बेनिफिट हो जाए। एवं किसी के साथ शेयर करेंगे, किसी का पेपर पास हो जाएगा, आपको कल को दुआएं देगा, आपका पेपर पास हो जाएगा, वो काम तो आप लोगों ने करना नहीं है। तो कल हमारा सैलरी जो है इंशाल्लाह वाइंड अप हो रहा है। उसके बाद इसी वीक में रिटर्न असेसमेंट अपील्स, और कह रहा हूँ रिटर्न असेसमेंट अपील्स छोड़ें, रिबेट्स, और फिर हम न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगले वीक में टारगेट है बिज़नेस स्टार्ट करने का, और वो भी 7। अच्छा, इस ये संडे आपका ऑन है, ये आपका संडे ऑन है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये वाला संडे भी ऑन है, अगला संडे भी ऑन है, उससे अगला संडे भी ऑन है, तो 3 कंसेक्यूटिव संडेज आपके ऑन है। और कोशिश मेरी यही है कि 14 जुलाई तक मैं इनकम टैक्स वाइंड अप कर दूँ, बिकॉज ये ख़त्म हो गया सैलरी। अब मेरे पास सिर्फ मेन चैप्टर बिजनेस ही रह गया है, और बिज़नेस जो है वो इट विल टेक अराउंड 6 to 7 लेक्चर्स, और मैंने वो भी बुक से ही करवाना है बिज़नेस। इसलिए शदीद मेरी ख्वाहिश है कि आपके पास बुक्स हों। जिस तरह मैंने यहाँ पे सारा इसके ऊपर लिखा है ना, आप भी इस तरह साथ साथ लिखते जाएं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते जाएं, ताकि आपको बाद में मुश्किल ना आए। और सैलरी समझ आपकी हो गई तो इसका मतलब आपका बिज़नेस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो कल ये आप लोगों ने QR कोड स्कैन करके वीडियो देख के आनी है। इसमें रेट्स ओल्ड यूज़ हुए होंगे, उन रेट्स को देख के आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, हम न्यू रेट्स के मुताबिक करेंगे, बस मेथड को देखना है कि कितना जादुई मेथड है कि आपका इससे एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। तो कल हम ये आधे घंटे का कंसेप्ट है एम्प्लॉय शेयर स्कीम का और टैक्स पे सारी ये करेंगे, और फिर कल हम इसके पास पेपर्स करके कल सैलरी जो है हम वो वाइंड अप कर रहे होंगे। गॉट इट। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे अपना रिबेट्स एक दिन का लेक्चर है, और रिबेट्स करने के बाद न्यूमेरिकल्स, उसके बाद बिजनेस और रिटर्न असेसमेंट अपील रह गए। अब इसमें मैं एक ओपिनियन देना चाहूँगा कि जो रिटर्न असेसमेंट अपील्स है वो एक प्योर थ्योरेटिकल एरिया है। मैं उसकी रिकॉर्डिंग्स दे दूँ कि वो लाइव करवाऊँ, आप मेरे से पूछें तो मेरी तो सजेशन यही है कि मैं उसकी रिकॉर्डिंग दे देता हूँ आप लोगों को, आप उसकी रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट करें, उसके पास पेपर लाइव करवा देता हूँ। आप रिटर्न असेसमेंट अपील कंप्लीट करें, हम उसके पास पेपर लाइव कर लेंगे सारे के सारे, ताकि आपकी प्रॉपर तैयारी जो है वो हो जाए। व्हाट यू से, सोच के मुझे कल तक जवाब दे दीजिएगा। और जिन्होंने सेल्स टैक्स करना है, अभी एक्सप्रेस बैच का स्टार्ट मैंने सेल्स टैक्स से ही करना है, तो जिन्होंने सेल्स टैक्स करना है पहले वो एक्सप्रेस बैच में सेल्स टैक्स कर लें। पोस्ट बैच वालों को सेल्स टैक्स जो है वो 9वीं 10वीं मुहर्रम के बाद करवाऊंगा मैं। प्री बैच वालों का सेल्स टैक्स ख़त्म हो जाएगा, प्री बैच वालों का तो सिलेबस आई गेस 8 9 10 ख़त्म भी हो रहा होगा। जो प्री बैच है उसका सिर्फ हमारा बिज़नेस ही रह गया है, बिज़नेस और रिटर्न असेसमेंट अपील रह गया है सैलरी ख़त्म होने के बाद। तो आप तो हार्डली 15 लेक्चर्स में आपका सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा। जिन्होंने सेल्स टैक्स करना है दोबारा वो उसमें भी कर सकते हैं, और आप लोगों को भी सेल्स टैक्स दोबारा इसी बैच में करवाऊंगा, बट वो मैं फिर 10वें मुहर्रम के बाद करवाऊंगा। आप लोग ज़रा जाएं एक्सप्रेस बैच को थोड़ा सा लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि आप लोगों को बाकी बच्चे भी उससे मुस्तफ़ीद जो हैं वो हो सकें।
फेसबुक हो गया, दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह हो गए, वहाँ पे चीज़ों को शेयर कर दिया करें आप। R1 का भी फास्ट ट्रैक आएगा, डोंट वरी। R1 पे काम ज़ोरों शोर से जारी है। R1 का तकरीबन कोई 8 जुलाई के करीब आएगा, और वो इतना अच्छा होगा कि कोई बंदा अगर स्क्रैच से भी स्टार्ट करेगा तो वो कर लेगा। R1 का बड़े अलग मोड में आएगा इस दफ़ा, बहुत ही अलग मोड में होगा R1। वो लाइव नहीं होगा, वो रिकॉर्डिंग होगी जो सारी आपको डे वाइज मिल जाएंगी, जो आप गालिबन स्टार्ट करेंगे 8 जुलाई से, और रोज़ की एक एक वीडियो भी देखें ना डे वाइज, तो R1 विद प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग 18 अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा। और कोई बच्चा FAR1 में सिर्फ वही कर जाए, उसका पेपर फेल नहीं हो सकता, कभी भी फेल नहीं हो सकता। मैं आपको रिटर्न लिख के दे देता हूँ। R1 को ना बड़ा मुश्किल करवा के करवाया जाता है, R1 आसान है। तो आप बस देखते जाएं, आगे चंद दिनों में अनाउंसमेंट्स होती क्या क्या हैं। मेरे एंड से मैं 2 सब्जेक्ट में ट्रेड कर रहा होता हूँ, R1 और टैक्स। एक बच्चा कहता है जी मैंने R1 पास करना है, मैंने टैक्स पास करना है, और जब मैं कहता हूँ अगर वो फॉलो कर लेता है उसका फेल हो ही नहीं सकता, अगर वाकई वो जान मारे कर लेता है। अगर नहीं तो फिर देखी जाएगी। बट मैं आई कैन फॉरली श्योरली से डैट कि R1 का मज़ा आएगा आपको। आप भूल जाएंगे कि R1 वाकई इतना मुश्किल है। एक्सप्रेस बैच सिर्फ लाइव फ्री है, ठीक है, ये थोड़ा सा बता दूं। लाइव क्लासेस जो है डैट इज़ टोटली फ्री फॉर द एक्सप्रेस बैच। हाँ, अब एक्सप्रेस बैच में उसका पोर्टल है, उसके 20 के करीब टेस्ट हैं, 20 टेस्ट हैं, 20 के करीब नहीं, टू बी एग्जैक्ट 20 टेस्ट हैं, और 7 स्टडी मटेरियल है। उसकी कॉस्ट है, आपको पता है लाइव की कॉस्ट नहीं होती, वो हम बेयर कर सकते हैं। पोर्टल की बड़ी हैवी कॉस्ट पेयर करनी पड़ी है, और जिस तरह डॉलर और टैक्सेस जा रहे हैं ना, हमें तो लग समझ गई है कि हम इकोनॉमिकल रहने के चक्करों में ना लॉस में अच्छे खासे जा रहे हैं इस वक्त। वो तो अल्लाह पूरी कर रहा है किसी तरह, लेकिन इस वक्त जो टैक्सेस के हालात पड़ गए हैं, एक्सचेंज रेट जो पड़ रहा है हमें, बिकॉज पेमेंट्स लाइसेंस की, पोर्टल्स की हम डॉलर्स में करते हैं, वो जो एक्सचेंज रेट और जो टैक्स और FAD पड़ रही है ना, हमें लग समझ गई एक दफ़ा कि हुआ गया हमारे साथ। बट स्टिल हमारा मकसद पैसे कमाना थोड़ी है CMA-DG से। CMA-DG का मकसद सिर्फ सर्व करना है, ताकि कोई बच्चा रह ना जाए, कोई बच्चा पैसों की वजह से या फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से अपना पेपर ना फेल करके बैठे। हमारा मेन मकसद जो है वो तो यही है गेम के ऊपर। अब बच्चे के ऊपर है, अगर एक बच्चा, एक स्टूडेंट है, आप कहते हैं जी वाकई बड़ा सीरियस है और वो वाकई पढ़ना चाहता है, और वो कहता है जी मेरे पास बड़ी मुश्किलात में हूँ, सर हम तो हाजिर हैं। आपको बिल्कुल स्क्रैच से 26 तारीख से स्टार्ट करेंगे और 11 अगस्त को ख़त्म कर देंगे, पूरा सिलेबस करवा देंगे। आप करें, पास करें। हम केम तो आपके लिए इतना कुछ कर सकते हैं, आपके अपने लिए इतना कुछ कर सकते हैं, डैट्स योर कॉल, ठीक है। तो R1 का मैं कर दूंगा, CMA का मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं CMA का कुछ हो सकता है। हाँ, मुझे आप लोगों की थोड़ी बहुत सपोर्ट चाहिए होगी, आप लोग अगर सपोर्ट करें तो। ठीक है जी, मिलते हैं कल इंशाल्लाह, चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।